इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरएएस मेंस के पेपर 1 के यूनिट 3 के खंड ब यानी प्रबंधन को। पहला टॉपिक है विपणन। विपणन में हम क्या देखते हैं? हम उपभोक्ताओं की इच्छाओं और आवश्यकताओं की जानकारी लेते हैं, जिसके अनुसार उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, फिर उसका विपणन करते हैं, उपभोक्ता की संतुष्टि का ध्यान रखते हैं, संस्था के लाभ और अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। विपणन प्रबंधन क्या है? इसका अर्थ है विपणन कार्य का प्रबंधन करना। विपणन प्रबंधन से अभिप्राय उन क्रियाओं के नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण से है जो उत्पादक और उपभोक्ता अथवा उत्पाद और सेवा के उपयोगकर्ता के बीच वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय को सुगम बनाते हैं। विपणन की आधुनिक अवधारणा में परंपरागत अवधारणा, उपभोक्ता की अवधारणा, समाज की अवधारणा, उत्पादन की, उत्पाद की और बिक्री की अवधारणा शामिल है। विपणन प्रबंधन में कार्य कौन कौन से होते हैं? बाजार का विश्लेषण करना, नियोजन करना, विकास करना, वर्गीकरण करना, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, मूल्य निर्धारण करना, विक्रय करना, परिवहन करना और संग्रहण करना। विपणन मिश्रण क्या है? फर्म के पास जो भी विकल्प है, विपणन उत्पाद के विकास के लिए फर्म एक विशेष मिश्रण का चयन कर लेती है। विपणन उत्पाद को तैयार करने के लिए फर्म जिन चारों मिश्रण का चयन करती है उसे विपणन मिश्रण कहते हैं। इसके तत्व कौन है? विपणन मिश्रण के तत्व क्या हैं? विपणन मिश्रण के तत्वों में 4 P शामिल हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। उत्पाद, मूल्य, स्थान और प्रवर्तन या संवर्धन। वितरण की अनेक प्रणालियां मौजूद हैं, जैसे प्रत्यक्ष वितरण, अप्रत्यक्ष वितरण, दोहरा वितरण। प्रत्यक्ष वितरण में कोई स्तर नहीं होता बीच में। प्रत्यक्ष वितरण में निर्माता और ग्राहक के बीच में कोई स्तर नहीं होता। अप्रत्यक्ष वितरण में एक स्तर मतलब बीच में एक फुटकर विक्रेता आ जाएगा। द्विस्तर मतलब 2 स्तर आ जाएंगे, थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता। त्रिस्तर में एजेंट, थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता आ जाएंगे। विपणन और विक्रय में क्या अंतर है? मार्केटिंग में उपभोक्ता की आवश्यकता को महत्व दिया जाता है, जबकि सेलिंग में उत्पाद को महत्व दिया जाता है। विपणन में केंद्र मुख्यतः उपभोक्ता की संतुष्टि में होता है, जबकि विक्रय के अंदर केंद्र अधिकाधिक लाभ के अंदर होता है। मार्केटिंग एक दीर्घकालीन नियोजन पर आधारित होती है, जबकि सेलिंग अल्पकालीन नियोजन पर आधारित होती है। मार्केटिंग का महत्व क्या है? निर्माता के हिसाब से देखें, विक्रय में वृद्धि करना। उपभोक्ता के हिसाब से देखें, सही समय पर सस्ती व श्रेष्ठ वस्तु का उपलब्ध होना। समाज के लिए देखें तो वस्तु के उत्पादन और वितरण से रोजगार की प्राप्ति और उसमें वृद्धि होती है। राष्ट्र के लिए देखें तो राष्ट्रीय संसाधनों का सदुपयोग होता है, निर्यात वृद्धि होती है। विज्ञापन क्या है? विज्ञापन में अव्यक्तिगत संदेशों की प्रस्तुति होती है, जिसमें विचारों, वस्तु और सेवाओं के बारे में अव्यक्तिगत जानकारी होती है, जिसे टेलीविजन, रेडियो, परिवहन के साधनों, पत्र पत्रिकाओं, बाह्य साइन बोर्डों और अन्य साधनों के माध्यम से लोगों को दी जाती है। विज्ञापन के लाभ या महत्व क्या होते हैं? नवीन वस्तु की मांग को बढ़ाया जाता है, बाजार में जगह दिलाई जाती है, नई वस्तु के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाता है, मांग की पूर्ति के लिए उत्पादन में वृद्धि की जाती है, नवीन मशीनों और तकनीकों का प्रयोग व्यवसाय में किया जाता है, संगठन की ख्याति में वृद्धि होती है और वस्तु की प्रति इकाई लागत में कमी की जाती है। विज्ञापन के अनेक माध्यम हो सकते हैं। दृश्य माध्यम जैसे पोस्टर, बैनर, श्रव्य माध्यम जैसे रेडियो, लाउडस्पीकर, दृश्य श्रव्य जैसे सिनेमा हॉल, टेलीविजन, इंटरनेट का माध्यम वेबसाइट पे, ईमेल पे, मुद्रित माध्यम जिसमें पत्रिकाएं, मैगजीन, समाचार पत्र में आते हैं। अगला टॉपिक है आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसमें उत्पाद के कंपनी में बनने से लेकर ग्राहक तक पहुंचने तक की प्रक्रिया होती है, और यह प्रक्रिया निम्न चरणों में होती है। पहले उत्पादनकर्ता होंगे, फिर थोक विक्रेता होंगे, फिर फुटकर विक्रेता होंगे, फिर अंत में ग्राहक होंगे। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के चरण कौन कौन से हैं? पहला चरण है नियोजन करो, विकास करो, वस्तु का निर्माण करो, वितरण करो, माल वापसी का चरण। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लाभ क्या हो सकते हैं? अच्छी बेहतर सर्विस, ग्राहक संबंध स्थापित किया जाता है, उत्पाद सही समय पर सही व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है, गलतियों की संभावनाएं कम की जाती हैं, उत्पाद तेज से डिलीवर होते हैं, एक व्यक्ति की पूरी जिम्मेदारी नहीं होती है, कई चरणों में प्रक्रिया पूरी होती है, उत्पादन क्षमता और व्यवसायिक कार्यों में सुधार किया जाता है, वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन की कीमत को कम किया जाता है। अगला टॉपिक है प्रचालन तंत्र। प्रचालन प्रबंधन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का एक घटक है, जिसके पास सही मात्रा में सही समय पर सही उत्पाद की डिलीवरी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होती है। प्रचालन तंत्र के कार्य कौन कौन से हो सकते हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑर्डर किए हुए सामान को खरीदार तक पहुंचाना, रिवर्स डायरेक्शन में डिफेक्टिव, डैमेज्ड या गलत सामान को वापस करने की प्रक्रिया होती है। प्रचालन मिश्र या लॉजिस्टिक्स मिक्स में कई सारे तत्व होते हैं, जैसे आदेश आया, ऑर्डर आया, स्टॉक का प्रबंधन हुआ, भंडारण करो, परिवहन करो, संरक्षण करो, पैकेजिंग करो और सूचना प्रबंधन करो। अगला टॉपिक है ई वाणिज्य। ई कॉमर्स का अर्थ है कि इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना या
बेचना। वर्तमान बाजार में ई वाणिज्य की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे OLX, Amazon, फ्लिपकार्ट, पेटीएम। ई वाणिज्य के कई प्रकार हैं, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर आदि। ई वाणिज्य के लाभ व्यवसाय संगठन को हो सकते हैं, जैसे कंपनी की ब्रांड की छवि को बेहतर बनाया जाता है। उपभोक्ता को होते हैं, जिससे ग्राहक को अधिक विकल्प मिलते हैं। समाज को लाभ होते हैं, जिससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं। ई वाणिज्य की हानियां में देखें तो हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, सभी उपभोक्ता समझ नहीं पाते हैं, हैकिंग का खतरा रहता है, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट की जानकारी होना जरूरी है। अगला टॉपिक है ई विपणन या ई मार्केटिंग। इसमें सभी व्यावसायिक गतिविधियों जैसे योजना, वितरण, प्रचार, उत्पाद एवं सेवाओं के मूल्य निर्धारण कंप्यूटरीकृत रूप से शामिल होते हैं। ई विपणन या ई मार्केटिंग के क्या लाभ हो सकते हैं? मितव्ययी प्रक्रिया है, बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं तक पहुंचा जा सकता है, प्रतिदिन 24 घंटे सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं। ई विपणन की सीमाएं क्या हो सकती हैं? प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भरता होती है, सुरक्षा एवं गोपनीयता पर खतरा रहता है। अगला टॉपिक है व्यावसायिक नैतिकता क्या है? व्यावसायिक नैतिकता व्यावहारिक नीति शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान या संस्थान के व्यापारिक कार्यकलापों, प्रक्रियाओं, निर्णयों और अपने कर्मचारियों, उपभोक्ताओं के संबंधों का नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है एवं गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है। व्यावसायिक नीति शास्त्र की विशेषताएं क्या हो सकती हैं? यह अनुशासन सुनिश्चित करता है, सामाजिक कल्याण को प्रेरित होता है, सार्वभौमिक दर्शन है, गतिशील दर्शन है और मानवीय पहलू से संबंधित है। लाभ का अधिकतमकरण और धन का अधिकतमकरण क्या होता है? लाभ का अधिकतमकरण मतलब इस अवधारणा में लाभ में वृद्धि करने वाले कार्यों को प्रमुखता दी जाती है। इस अवधारणा में अनिश्चितता व जोखिमों को ध्यान में रखा नहीं जाता है। धन का अधिकतमकरण यह एक आधुनिक दृष्टिकोण है जिसमें संगठन कम से कम लाभ अर्जित करके लंबे समय में धन को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह अवधारणा जोखिमों और अनिश्चितताओं का विश्लेषण करती है। यह अवधारणा दीर्घकाल पर आधारित होती है। धन का अधिकतमकरण करने का उद्देश्य क्या हो सकता है? अंशधारियों के अंश के मूल्य में वृद्धि करना, कंपनी के शुद्ध मूल्य को अधिकतम करना, वित्तीय निर्णयों को अधिक व्यापकता प्रदान करना, व्यवसाय की दीर्घकालिक सुस्थिरता बढ़ाना, विनियोगों पर ध्यान देना। अगला टॉपिक है व्यावसायिक वित्त के स्रोत। कोई भी व्यवसाय बिना पर्याप्त धनराशि के अपनी क्रियाओं को नहीं कर सकता। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धनराशि और पूंजी वित्त जिन स्रोतों से प्राप्त किया जाता है उन्हें व्यावसायिक वित्त के स्रोत कहते हैं। वित्त के स्रोत निवेश के आधार पर और अवधि के आधार पर बांटे जा सकते हैं। निवेश के आधार पर स्थायी पूंजी या कार्यशील पूंजी, अवधि के आधार पर दीर्घकालिक, मध्यमकालीन और अल्पकालीन पूंजी। दीर्घकालीन वित्त समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, ऋण पत्र होते हैं। अल्पकालीन वित्त के स्रोत बैंक साख, व्यापारिक साख, आढ़तीकरण, वाणिज्य पत्र होते हैं। समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में क्या अंतर है? लाभांश का अधिकार पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को होता है, उनको लाभ वितरण के बाद समता अंशधारियों को लाभांश का वितरण होता है। लाभांश की दर पूर्वाधिकार अंशधारियों की निश्चित होती है जबकि समता अंशधारियों की अनिश्चित होती है। समता अंशधारियों को मत देने का अधिकार होता है जबकि पूर्वाधिकार अंशधारियों को मत देने का अधिकार नहीं होता है। पूंजी संरचना क्या होती है? किसी उपक्रम की कुल दीर्घकालीन पूंजियों में विभिन्न पूंजी प्राप्ति के स्रोतों के अनुपात को निश्चित करना ही पूंजी संरचना कहलाता है। पूंजी संरचना में अंशधारक और उधारीकृत घटक होते हैं। अंशधारी जैसे समता पूंजी, पूर्वाधिकार पूंजी, उधारीकृत घटक जैसे ऋण पत्र, सावधि ऋण। अच्छे पूंजीगत ढांचे की विशेषताएं क्या हो सकती हैं? अधिकतम आय प्राप्ति, लोचशीलता होना, लागत न्यूनतम होना, जोखिम न्यूनतम होना, नियंत्रण अधिकतम होना, कानूनों के अनुरूप होना, तरलता का होना, विनियोजकों के लिए उपयोगी होना, समता अधिकारियों का अधिकतम ध्यान रखा जाना। पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले अनेक घटक होते हैं जैसे आंतरिक घटक और बाह्य घटक। व्यवसाय का आकार, व्यवसाय का स्वभाव, पूंजी बाजार, सरकारी नियंत्रण, विनियोजकों की रुचि, इन सब से पूंजी संरचना प्रभावित होती है। कंपनी के लाभों का विभाजन किस तरह से होगा? विभाजन योग्य लाभ का वह भाग होता है जो कंपनी के प्रत्येक सदस्य को उसके द्वारा धारित अंशों के अनुपात में प्राप्त होता है, उसे लाभांश कहते हैं। लाभ का विभाजन करते वक्त कंपनी को ध्यान में रखना पड़ता है कि जहाँ जहाँ से पूंजी आई थी उनको इंटरेस्ट वापस देना पड़ेगा, सरकार को टैक्स भरना पड़ेगा और लाभांश देना पड़ेगा। अगला टॉपिक है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान उस संस्था को कहा जाता है जो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है और जिसका मुख्य काम उधार देना और विभिन्न प्रकार के शेयरों, प्रतिभूतियों, बीमा कारोबार, चिटफंड से संबंधित कार्यों में निवेश करना होता है। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान या एनबीएफसी के कुछ एग्जांपल्स देखें तो सिडबी हो सकता है, आईसीआईसीआई बैंक हो सकता है। इसके अलावा यूटीआई, एलआईसी, जीआईसी,
मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स जैसे निवेश संस्थाएं भी हो सकती हैं। बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों में क्या अंतर है? एक सरकारी अधिकृत वित्तीय मध्यस्थ है जिसका उद्देश्य आम जनता को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान ऐसी कंपनियां हैं जो बिना बैंक लाइसेंस के लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। बैंकिंग का नियमन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से होता है। एनबीएफसी का अधिनियम कंपनी अधिनियम 1956 से होता है। बैंक मांग जमाएं स्वीकार करते हैं, एनबीएफसी अस्वीकार करते हैं। विदेशी निवेश बैंकों में 74% तक हो सकता है जबकि एनबीएफसी में 100% तक हो सकता है। कैश रिजर्व रेशियो रखना, सीआरआर मेंटेन करना इसमें अनिवार्य है, इसमें आवश्यक नहीं है। बीमा सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं जमा के ऊपर, इस बीमा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। बैंक चेक जारी कर सकते हैं, एनबीएफसी चेक जारी नहीं कर सकते हैं। बैंक के अंदर अल्पकालीन जमा स्वीकार होते हैं जबकि एनबीएफसी में अल्पकालीन जमा स्वीकार नहीं होते हैं। 12 माह के नीचे का जमा नहीं लिया जाता है। बैंक क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं जबकि एनबीएफसी क्रेडिट कार्ड नहीं देते हैं। लेन देन सुविधाएं बैंकों में प्रदान की जाती हैं, एनबीएफसी में यह प्रदान नहीं की जाती हैं। नेतृत्व किसी व्यक्ति विशेष के उस गुण को सामान्यतः नेतृत्व कहा जाता है जिसके द्वारा वह व्यक्तियों अर्थात अपने अधीनस्थों का मार्गदर्शन करता है। किसी संगठन में नेतृत्व अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं का निर्देशन करने की योग्यता है ताकि निर्धारित लक्ष्यों को सुगमता से प्राप्त किया जा सके। नेतृत्व की प्रकृति एवं विशेषताएं। यह एक सतत क्रिया है, औपचारिक और अनौपचारिक होती है, लक्ष्य प्रधान होती है। नेतृत्व सदैव जन्मजात नहीं होता, प्रबंधन का एक भाग है, व्यक्ति का गुण है, हितों की एकता है, हितों की एकता को प्रदर्शित करता है, व्यवहारिक कौशल है, मार्गदर्शन की एक कला है। लीडरशिप के कार्य क्या हैं? सहयोग प्राप्त करना, अनुशासन स्थापित करना, संस्था के उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या करना, परामर्श देना, प्रेरणा प्रदान करना, नैतिकता को विकसित करना। नेता के क्या गुण होने चाहिए? शारीरिक शक्ति होनी चाहिए, भावनात्मक स्थिरता होनी चाहिए, अभिप्रेरणा की शक्ति होनी चाहिए, व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता होनी चाहिए, संप्रेषण की योग्यता यानी कम्युनिकेशन की योग्यता होनी चाहिए, शिक्षण योग्यता होनी चाहिए, मानवीय संबंधों का ज्ञान होना चाहिए, तकनीकी दक्षता होनी चाहिए। नेतृत्व की शैलियां पर्यवेक्षण वाला देखें तो उत्पादन प्रधान या कर्मचारी प्रधान नेतृत्व शैली होती है। शक्ति के अनुसार देखें तो परामर्श वाला, निरंकुश नेतृत्व, निर्बाध या स्वतंत्रतावादी नेतृत्व, जनतांत्रिक नेतृत्व, सहभागी नेतृत्व, हितकारी निरंकुश नेतृत्व, शोषक निरंकुश नेतृत्व। अभिप्रेरणात्मक नेतृत्व शैली देखें तो पॉजिटिव या नेगेटिव अभिप्रेरणा शैली हो सकती है। अगला टॉपिक है समूह व्यवहार। एक समूह ऐसे 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के एक संगठित व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। समूह औपचारिक और अनौपचारिक हो सकते हैं। औपचारिक समूह में देखें तो विशिष्ट कार्य एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संगठन द्वारा निर्मित होता है। औपचारिक समूह का विशेष लक्ष्य नहीं होता, कर्मचारी स्वयं निर्माण करते हैं। औपचारिक समूह जानबूझकर लक्ष्य प्राप्ति के लिए बनाया जाता है जबकि अनौपचारिक समूह स्वेच्छा से बनाया जाता है। औपचारिक समूह का आकार विशाल होता है, अनौपचारिक समूह का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। औपचारिक समूह में स्पष्ट नियमों द्वारा संचालन होता है, अनौपचारिक समूह में किसी भी प्रकार की नियम संहिता का भाव रहता है। औपचारिक समूह में पद सोपान होता है, अनौपचारिक समूह में पद सोपान नहीं होता है। अगला टॉपिक है व्यक्तिगत व्यवहार। व्यक्तिगत व्यवहार से तात्पर्य उस तरीके से है जिसमें कोई व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर प्रतिक्रिया करता है या व्यवहार करता है। एक व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों में कैसी प्रतिक्रिया देगा और खुशी, अशिष्टता, प्रेम, क्रोध आदि भावनाओं को व्यक्त करेगा, यह व्यक्तिगत व्यवहार है। व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक व्यक्तिगत कारक हो सकते हैं, वातावरणीय कारक हो सकते हैं और संगठनात्मक कारक हो सकते हैं। व्यक्तिगत कारक जो जीवन से संबंधित है या मनोवैज्ञानिक है। जीवन से संबंधित जैसे भौतिक गुण, आयु, लिंग, धर्म, वैवाहिक स्थिति, अनुभव। मनोवैज्ञानिक कारक जैसे व्यक्तित्व, धारणा, दृष्टिकोण, मूल्य। वातावरण कारक आर्थिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, सांस्कृतिक हो सकते हैं, रणनीतिक हो सकते हैं, कानूनी हो सकते हैं। आर्थिक कारण जैसे रोजगार, मजदूरी दरें, तकनीकी विकास। संगठन वाले कारकों में भौतिक सुविधाएं, संगठन की संरचना, डिजाइन, नेतृत्व, प्रोत्साहन व्यवस्था और अभिप्रेरणा व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अगला टॉपिक है अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड। अभिवृत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व की वे प्रवृत्तियां हैं जो उसे किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के संबंध में किसी विशिष्ट प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करने का निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। अभिवृत्ति सकारात्मक, नकारात्मक या शून्य हो सकती है। अभिवृत्ति की विशेषताएं क्या हैं? यह जन्मजात नहीं होती, व्यवहार को प्रभावित करती हैं, अनिवार्यतः किसी मनोवैज्ञानिक विषय से संबंधित होती हैं। इसके 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक पक्ष। अभिवृत्ति सदैव संवेगों तथा भावों से प्रभावित होती है। अगला टॉपिक है मूल्य यानी वैल्यूज। मूल्य वे विभिन्न आदर्श तथा प्रतिमान हैं
जो किसी संगठन में कार्मिकों को निर्देशित करने में प्रयुक्त होते हैं। मूल्यों का व्यक्ति के आचरण, व्यक्तित्व तथा कार्यों पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। मूल्य की प्रकृति एवं विशेषताएं। मूल्य व्यक्ति के व्यवहारों, विचारों, विश्वासों को नियंत्रित एवं निर्देशित करता है। किसी सभ्यता, संस्कृति, समाज, शब्द, शिक्षा का मेरुदंड होता है। व्यक्तिनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक हो सकता है। अमूर्त होते हैं, सीखे जा सकते हैं, स्वयं के संरक्षक होते हैं, सकारात्मक प्रेरक तत्व होते हैं जिनमें लक्ष्य प्राप्ति के गुण होते हैं और जीवन व्यवहार के आदर्श होते हैं। मूल्यों के प्रकार: आध्यात्मिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य, व्यावसायिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य। एनसीईआरटी के अनुसार गांधीवादी मूल्य हैं सामाजिक जागरूकता, निर्भरता, मानव श्रम का महत्व, अहिंसा, सेवा, शांति, सत्यवादिता, अन्य धर्मों के प्रति आदर, पवित्रता। मूल्यों का महत्व क्या है? मूल्यों द्वारा आदर्श नागरिक का निर्माण हो सकता है। जीवन में मूल्य सिद्धांत मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। मूल्यों द्वारा व्यक्ति स्वार्थ से ऊपर उठकर परहित के लिए कार्य करता है। कार्मिकों की अभिवृत्ति एवं अभिप्रेरण को समझने में सहायक है। मूल्यों द्वारा आंतरिक आत्मानुभूति, स्वेच्छापूर्ण, स्वीकारात्मक, निर्माणात्मक अनुशासन का विकास होता है। अगला टॉपिक है टीम निर्माण। यह एक प्रबंधन की तकनीक है जिसमें व्यक्तिगत प्रयासों को सामूहिक प्रयासों में उद्देश्य प्राप्ति के लिए बदला जाता है। लाभ क्या है? बेहतर संचार होता है, सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति होती है, मनोबल में सुधार होता है, प्रेरणा बढ़ती है, रचनात्मकता को प्रोत्साहन मिलता है, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, कार्यस्थल पर भरोसा जागता है, श्रमिकों के बीच संबंधों में सुधार होता है, कर्मचारियों में विश्वास और सहयोग में वृद्धि होती है। टीम निर्माण की प्रक्रिया क्या है? पहले तो आवश्यकताओं को पहचानो, उद्देश्यों और कौशल को निर्धारित करो, रणनीति तैयार करो, व्यक्तियों की पहचान करो और उनके सामर्थ्य का पता लगाओ, उनको प्रशिक्षण दो, कार्यों की देखरेख करो, समय समय पर निर्देशित करो, टीम आउटपुट का मूल्यांकन करो। अगला टॉपिक है अभिप्रेरण, मोटिवेशन। अभिप्रेरण वह मनोवैज्ञानिक उत्तेजना है जो व्यक्तियों को काम पर बनाए रखने के साथ साथ उन्हें उत्साहित करती है और अधिकतम संतुष्टि प्रदान करती है। विशेषताएं क्या है? ये सतत प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, केवल मानवीय संसाधनों का ही अभिप्रेरण किया जा सकता है। अभिप्रेरण संतुष्टि का कारण नहीं अपितु परिणाम है। व्यक्तियों की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। अभिप्रेरण में संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरित होता है, उसका कोई एक भाग नहीं। यह प्रबंधकीय सफलता का कारण और परिणाम दोनों है। अभिप्रेरण की विचारधाराएं। पहला है मैस्लो का आवश्यकता अनुक्रम। मैस्लो के अनुसार निम्न स्तर की आवश्यकताएं होती हैं और उच्च स्तर की आवश्यकताएं होती हैं। मैस्लो के अनुसार 5 आवश्यकताएं हैं: शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं, आत्मसम्मान की आवश्यकताएं और आत्म विकास की आवश्यकताएं। शारीरिक आवश्यकताएं जैसे भूख, प्यास, सोना, घर आदि। सुरक्षा आवश्यकताएं जैसे शारीरिक, नौकरी, संसाधन, स्वास्थ्य, प्रॉपर्टी आदि। सामाजिक आवश्यकताएं दोस्ती, परिवार, जीवन साथी। आत्मसम्मान की आवश्यकताएं जैसे स्व विकास, उपलब्धि, दूसरों का सम्मान, दूसरों से सम्मान। आत्म विकास की आवश्यकताएं जैसे समस्या निवारण में रचनात्मकता लेके आना, सहजता, भेदभाव से परे होना। अगला है हसबर्ग का द्विघटक विचारधारा। हसबर्ग के मत अनुसार जब व्यक्ति कार्यस्थल पर अपने कार्य से असंतुष्टि प्राप्त करता है तो उस असंतुष्टि का कारण वह वातावरण है जहां वह काम करता है। इस वातावरण को जो घटक प्रभावित करते हैं, हसबर्ग ने उन्हें स्वास्थ्य और आरोग्य घटक के नाम से संबोधित किया है। हसबर्ग के अनुसार आरोग्य घटक होते हैं या अभिप्रेरक घटक होते हैं। स्वास्थ्य या आरोग्य घटक जैसे नीतियां, प्रशासन, कार्यदशाएं, पर्यवेक्षण, पारस्परिक व्यक्तित्व संबंध। अभिप्रेरक घटक जैसे उपलब्धियां, मान्यता एवं सम्मान, विकास, उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उन्नति और कार्य की प्रकृति। अगला है मैग्रेगर की XY विचारधारा। मैग्रेगर ने इस विचारधारा में मानव अभिवृत्तियों एवं व्यवहार के संबंधों में 2 विरोधी विचारधाराएं प्रस्तुत की हैं। एक है X विचारधारा, दूसरी है Y विचारधारा। X विचारधारा वाले व्यक्ति आलसी होते हैं, वह कम से कम काम करना चाहते हैं, कार्य को बोझ समझते हैं, उत्तरदायित्व से दूर रहना पसंद करते हैं, परिवर्तन का विरोध करते हैं, सृजनशीलता का अभाव पाया जाता है, स्वार्थी होते हैं, लगाव कम होता है। Y विचारधारा वे व्यक्ति कार्य को स्वाभाविक एवं सहज क्रिया मानते हैं, नवीन विधियों एवं परिवर्तनों का स्वागत करते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं, कल्पनाशील होते हैं, सृजनशील होते हैं, स्वप्रेरित और स्वनियंत्रित होते हैं। अगला टॉपिक है संघर्ष प्रबंधन। संघर्ष भी संस्था की एक स्वाभाविक समस्या है, क्योंकि जहां बहुत से विचारशील व्यक्ति काम करते हैं वहां मूल्यों, भावनाओं, आशाओं और उनके हितों के बीच में टकराव की संभावना होती है। विशेषताएं क्या हैं? सार्वभौमिक प्रक्रिया है, हिंसात्मक और अहिंसात्मक हो सकता है, सकारात्मक नकारात्मक हो सकता है, चेतन प्रक्रिया है न कि अचेतन, विरोधियों को हानि पहुंचाकर उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। संघर्ष प्रबंधन की तकनीकें देखें तो उपयुक्त शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, सूचना व संप्रेषण प्रणाली में सुधार करना, निष्पादन के लिए उच्च स्तरीय लक्ष्यों का निर्धारण करना, रचनात्मक एवं नए विचारों का प्रोत्साहन देना, विशेषज्ञों से परामर्श एवं सेवाएं लेना, कार्य नियमों, नीतियों एवं सामान्य कानूनों का निर्धारण करना। इसी में अगला है संघर्ष और प्रतिस्पर्धा में क्या अंतर है। संघर्ष कभी कभी होता है
प्रतिस्पर्धा निरंतर होती रहती है। इसमें नियमों का पालन नहीं किया जाता, इसमें सामाजिक नियमों का कठोरता से पालन किया जाता है। हिंसा का प्रयोग होता है संघर्ष में, प्रतिस्पर्धा अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित होती है। दोनों विरोधियों की हानि होती है संघर्ष में, प्रतिस्पर्धा में दोनों पार्टियों को लाभ होता है। अगला टॉपिक है समय प्रबंधन। भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए लगाए गए समय और करने के क्रम को सोच विचार कर व्यवस्थित करना समय प्रबंधन कहलाता है। समुचित समय प्रबंधन से दक्षता मिलती है, उत्पादकता बढ़ती है और कार्य सही समय पर पूरे होते हैं। समय प्रबंधन से बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं, प्रेरणा स्तर बढ़ाया जा सकता है, उत्पादकता वृद्धि की जा सकती है, तकनीक लेके आई जा सकती है, तनाव के स्तर को कम किया जा सकता है। अगला टॉपिक है तनाव प्रबंधन। व्यक्ति तथा उसके कार्यों के पारस्परिक असामंजस्य तथा कार्य के वातावरण से उत्पन्न होता है। तनाव किसी व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक दशा है जो उसके वातावरण से तैयार होती है। विशेषताएं क्या है तनाव की? बहुआयामी प्रक्रिया है, व्यक्ति को नियंत्रण से बाहर कर देती है, मानसिक स्थिति का प्रकटीकरण होता है, बाह्य वातावरण का प्रत्युत्तर होता है, इसका प्रभाव स्वयं के साथ साथ अन्य व्यक्तियों पर भी पड़ता है। शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तनाव के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? मनोवैज्ञानिक स्रोत हो सकते हैं जैसे नकारात्मक घटनाएं, व्यवसायिक स्रोत हो सकते हैं जैसे सहकर्मियों का अधिक बोझ, सामाजिक स्रोत हो सकते हैं, अंतःसाइकी स्रोत हो सकते हैं। तनाव के प्रभाव क्या हैं? शारीरिक प्रभाव होते हैं, मानसिक प्रभाव होते हैं, व्यवहार में प्रभाव होते हैं। शारीरिक प्रभाव जैसे हृदय का स्पंदन बढ़ जाता है, मानसिक प्रभाव जैसे एकाग्रता में कमी आती है, निर्णय ले पाना मुश्किल हो जाता है, व्यवहार में जैसे व्यक्ति धूम्रपान करने का लग जाता है, ड्रग्स शराब का सेवन करने लग जाता है, लंबे समय तक तनाव रहने से कुछ रोग भी लग जाते हैं जैसे शराब की लत लग जाती है, दमा हो जाता है, दुर्बलता आती है शरीर में, हाइपरटेंशन हो जाता है, स्मृति का लोप हो जाता है। तनाव प्रबंधन कैसे करेंगे? तनाव के स्रोत का पता लगाना चाहिए, समय और कार्य का सही प्रबंधन करना चाहिए, सोच को वास्तविक और तर्कपूर्ण बनाना चाहिए, समस्या का सही मूल्यांकन करना चाहिए, नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए, सहयोग देना और लेना चाहिए, समाज में लोगों से मिलना जुलना चाहिए, नियमित शारीरिक व्यायाम जैसे योग और टहलना चाहिए, आहार के प्रति सजग रहना चाहिए, नियमितता का पालन करना चाहिए, उत्तम कोटि के प्रेरणादायक साहित्य का नियमित अध्ययन करना चाहिए, अपनी कमियों को जानना चाहिए, स्वयं दूर करने का प्रयास करना चाहिए, अपनी विशेषताओं और योग्यताओं को जानना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। अगला टॉपिक है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण किसी कार्य विशेष को संपन्न करने के लिए कर्मचारी के ज्ञान निपुणताओं में वृद्धि करने का कार्य है। अर्थात प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर्मचारी को वांछित कार्य के सुयोग्य बनाया जाता है। प्रशिक्षण और विकास में क्या अंतर है? ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या अंतर है? प्रशिक्षण में किसी विशेष कार्य के लिए ज्ञान की वृद्धि की जाती है, विकास में कार्मिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास किया जाता है। ट्रेनिंग का उद्देश्य संगठन में कार्यकुशलता बढ़ाना होता है, विकास का उद्देश्य व्यक्ति का स्वयं का विकास और उसकी सफलता होती है। प्रशिक्षण अल्पकालिक अवधि का होता है, विकास एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। ट्रेनिंग कार्य पर केंद्रित होती है, विकास व्यक्ति पर केंद्रित होता है। प्रशिक्षण की विधियां क्या हैं? कार्य के दौरान प्रशिक्षण, कार्य के अतिरिक्त प्रशिक्षण, कार्य पर रहते हुए कैसा प्रशिक्षण दिया जा सकता है? सैद्धांतिक टाइप का प्रकोष्ठ प्रशिक्षण दिया सकता है, कार्य पर प्रशिक्षण होता है, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण होता है, पुनश्चर्या प्रशिक्षण होता है, व्यवहारिक प्रशिक्षण होता है, पदोन्नति प्रशिक्षण होता है, कार्य परिवर्तन करके प्रशिक्षण दे सकते हैं, सुरक्षा प्रशिक्षण होता है और मार्गदर्शन और परामर्श देकर प्रशिक्षण दे सकते हैं। कार्यस्थल के अतिरिक्त प्रशिक्षण कैसे हो सकता है? प्रदर्शन विधि से, व्याख्यान विधि से, सम्मेलन में हिस्सा दिलवाकर, समस्या के अध्ययन करके, भूमिका निर्वाहन करके, समूह परिचर्चा करके, समिति विधि से, संचेतना प्रशिक्षण विधि से, विशेष समूह परिचर्चा विधि से, विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विधि से। प्रशिक्षण के महत्व क्या है? संगठन को लाभ हो सकते हैं, चयन की प्रक्रिया के उपरांत होता है, बेहतर प्रदर्शन हो सकता है, उत्पाद लागत में कमी आती है, निरीक्षण की आवश्यकता कम होती है, उत्साह वर्धन होता है, संगठनात्मक स्थायित्व एवं लोचशीलता आती है। कार्मिकों को क्या लाभ है? आय क्षमता में वृद्धि होती है, कार्य सुरक्षा बढ़ती है, पदोन्नति के अवसर मिलते हैं। अगला टॉपिक है विकास तथा आकलन प्रणाली। निष्पादन मूल्यांकन किसी व्यक्ति का कार्य पर उसके निष्पादन तथा उसके विकास की संभावनाओं के संबंध में व्यवस्थित मूल्यांकन होता है। इसकी विशेषताएं क्या है? कर्मचारियों के कार्यों के संबंध में उनकी क्षमताओं और कमजोरियों का मूल्यांकन करने, व्यवस्थित एवं निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है। यह पता लगाना कि कोई कर्मचारी कितनी अच्छी तरह से कार्य निष्पादन कर रहा है, भविष्य में उसके सुधार हेतु एक योजना का निर्माण करने का प्रयास किया जाता है। नियमित अंतराल पर एक निश्चित योजना के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। निष्पादन मूल्यांकन से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कर्मचारियों के प्रशिक्षण, विकास, अभिप्रेरण, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि के विषय में निर्णय लिए जाते हैं। निष्पादन मूल्यांकन उद्देश्यपूर्ण निर्णय की एक प्रक्रिया है। अगला टॉपिक है उद्यमिता। उद्यमिता एक आर्थिक क्रिया है जो बाजार में व्याप्त संभावनाओं को पहचानने की प्रक्रिया है। किसी भी व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, परंतु लाभ कमाने के साथ साथ व्यवसायी किसी उद्यम को चलाने के लिए नए तरीकों के माध्यम से उपलब्ध संसाधनों को एकीकृत करता है और जोखिम उठाता है। ऐसी क्रिया को उद्यमिता कहते हैं। उद्यमिता की अवधारणाएं। जोखिम अवधारणा है कि
उद्यम जोखिम उठाता है। संगठन एवं समन्वय की अवधारणा है, जिसे पता चलता है कि उद्यमी विभिन्न संसाधनों का संयोजन करता है और नई उपयोगी वस्तु और सेवा का सृजन करता है। प्रबंधकीय कौशल की अवधारणा है, उद्यमी प्रबंधकीय कार्यों का कौशलपूर्ण ढंग से संपादन करता है। नव प्रवर्तन अवधारणा है, उद्यमी नवीन परिवर्तन और सुधार लेकर आता है। मनोवैज्ञानिक प्रेरणा की अवधारणा है, उद्यमिता को व्यक्ति का आकस्मिक व्यवहार मानकर इसे मनोवैज्ञानिक प्रेरणा माना जाता है। इस अवधारणा के अनुसार उच्च उपलब्धियों को प्राप्त करना ही उद्यमिता है। भारत में एंटरप्रेन्योरशिप के धीमे विकास के कारण क्या है? परंपरागत विचारधारा का होना, यहाँ पर अभौतिकवादी संस्कृति पाई जाती है। प्रशिक्षण की सुविधाओं का अभाव है, तकनीकी शिक्षा की सुविधाओं का अभाव है। भारत में पूंजी की कमी है, उद्यमिता की मनोवृत्ति का अभाव है। नौकरशाही प्रवृत्ति, लाल फीताशाही का बोलबाला है। नवाचारों और परिवर्तनों का प्रतिरोध होता है। बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा का भय रहता है। अगला टॉपिक है स्टार्टअप। स्टार्टअप से तात्पर्य ऐसे उद्यम से है जो प्रौद्योगिकी या बौद्धिक संपदा से प्रेरित नए उत्पादों या सेवाओं के नवाचार, विकास, प्रविस्तारण या व्यवसायीकरण की दिशा में काम करती है। स्टार्टअप नए व्यवसायों को संदर्भित करते हैं जो एकल संस्थापक के साथ आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति रखते हैं। भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टार्टअप इंडिया योजना का प्रारंभ किया गया, जिससे देश में आर्थिक विकास एवं बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सके। इस योजना के माध्यम से देश के युवाओं को बैंकों के माध्यम से वित्त प्रदान करना, जिससे उनकी शुरुआत बेहतर मजबूती के साथ हो सके। स्टार्टअप की परिभाषा भारत में क्या है? स्टार्टअप एक इकाई है जो भारत में 5 साल से अधिक समय से पंजीकृत नहीं है, जिसका सालाना कारोबार किसी वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो। यह एक इकाई है जो प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा से प्रेरित नए उत्पाद और सेवाओं के नवाचार, विकास, प्रविस्तारण, व्यवसायीकरण की दिशा में काम करती है। अगला टॉपिक है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न से तात्पर्य ऐसी स्टार्टअप कंपनी से है जिसका मूल्य $1 बिलियन से अधिक हो। यह शब्द पहली बार 2013 में उद्यमी एलिन ली द्वारा प्रयोग किया गया था। यूनिकॉर्न के तेजी से विकास के पीछे क्या कारण है? तेजी से बढ़ने वाली रणनीति होती है इनकी, कंपनी की खरीद होती है। बड़ी सार्वजनिक कंपनियां जैसे एप्पल, फेसबुक, गूगल आदि धीमी वृद्धि वाली कंपनियों से निवेश के स्थान पर उनके अधिग्रहण पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इनमें प्रौद्योगिकी प्रगति होती है, नई तकनीकों का समावेशन होता है। स्टार्टअप के यूनिकॉर्न बनने से क्या फायदा होगा? जब कोई कंपनी अपने मूल्य को $1 बिलियन से अधिक बना लेती है तो वह कंपनी यूनिकॉर्न की लिस्ट में आ जाती है। जब किसी कंपनी की ग्रोथ तेजी से होने लगती है तो निवेशक उस कंपनी में निवेश करना प्रारंभ कर देते हैं। एक निवेशक का मुख्य लक्ष्य अधिकाधिक लाभ अर्जित करना होता है, इसलिए निवेशक हमेशा कंपनी की ग्रोथ एवं बाजार को देखकर निवेश करता है, जिससे वह अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सके। एंजल निवेशक स्टार्टअप से जुड़े लोगों को सामान्यतः अपने कारोबार के विस्तार के लिए फंड की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वे फंड देने वाली कंपनी को शेयर जारी करते हैं। अक्सर ये शेयर उचित कीमत से कहीं ज्यादा कीमत पर जारी किए जाते हैं। शेयर की अतिरिक्त कीमत को उनकी आय माना जाता है। इस आय पर टैक्स लगाया जाता है, जिसे एंजल टैक्स कहा जाता है। स्टार्टअप को इस प्रकार से मिलने वाले फंड को एंजल फंड कहा जाता है तथा निवेशक को एंजल निवेशक कहा जाता है। किसी भी निवेशक के विपरीत एंजल निवेशक वे हैं जो अधिक रियायत, नियम और शर्तें प्रदान करते हैं। एक एंजल निवेशक संभावित प्रारंभिक लाभ के स्थान पर नई कंपनियों को अपने शुरुआती समय में मदद प्रदान करने को प्राथमिकता देते हैं। अगला टॉपिक है उद्यम पूंजी। यह निजी इक्विटी फंड का ही एक प्रकार है। उद्यम पूंजी निजी तौर पर जुटाई गई बाहरी इक्विटी पूंजी होती है, जिसका इस्तेमाल प्रारंभिक चरण में कंपनियों को पूंजी उपलब्ध करवाने के लिए किया जाता है। उद्यम पूंजी की विशेषताएं। उद्यम पूंजी नई और तेजी से विकास करने की संभावना वाली कंपनियों के लिए एक आरंभिक पूंजी होती है। उद्यम पूंजी मुहैया कराने वाले उद्यमी को उच्च प्रतिफल या उच्च जोखिम प्राप्त होता है। उद्यम पूंजीवादियों के पास सामान्यतः इक्विटी शेयर या अर्ध इक्विटी शेयर होते हैं, जो उन्हें इस बात के लिए सक्षम बनाते हैं कि जिस फर्म में उन्होंने निवेश किया है उसके जोखिम और फायदे उन्हें समान रूप से मिलेंगे। उद्यम पूंजी में निवेश करने वाले कंपनियों में सक्रिय रूप से कार्य करते हैं और फर्म के विकास में योगदान देते हैं। इंक्यूबेटर या व्यावसायिक इंक्यूबेशन क्या है? व्यावसायिक इंक्यूबेटर ऐसे संगठन है जिनको व्यावसायिक सहायता कंपनियों की वृद्धि के लिए डिजाइन किया जाता है, जिसमें वास्तविक स्थल, पूंजी, प्रशिक्षण, सामान्य सेवाएं और नेटवर्किंग कनेक्शन शामिल होते हैं। इंक्यूबेशन सेवाएं क्या है? स्टार्टअप कंपनियों को स्थान देना, वित्त, उपकरण, अनुभव जैसे संसाधनों की कमी होती है और ऐसे स्थिति में इंक्यूबेटर उन्हें सहायता प्रदान करते हैं ताकि वे किसी व्यवसाय की प्रारंभिक समस्याओं का सामना कर सकें। व्यवसायिक इंक्यूबेटरों के कार्य क्या होते हैं? यह एक सुविधा होती है, इसे स्टार्टअप चरण के दौरान व्यवसाय को स्थापित करने, लाभ अर्जित करने में सहायता करने के लिए विकसित किया जाता है। यह व्यावसायिक सलाह, व्यावसायिक सेवा, नेटवर्किंग, मेंटरिंग, पूर्वकालिक प्रबंधन, अन्य प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। अगला टॉपिक है शैक्षिक प्रबंधन। शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्य क्या है? संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करना, कार्य योजना बनाना, लागू करवाना, प्रक्रियाओं में समय समय पर सुधार करना, समाज में संस्था की सकारात्मक छवि को बनाना और उसे कायम रखवाना, मानव संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करना, बुनियादी ढांचे की दक्षता और प्रभावशीलता में वृद्धि करना, कार्य योजना को सक्षम बनाना, संरचना में एक अनुकूलित वातावरण बनाकर उसे बनाए रखना, पारस्परिक संचार में नवाचार और सुधार लाना, भिन्न भिन्न समुदायों के बीच एक कुशल संबंध स्थापित करवाना। शैक्षिक प्रबंधन को इन 5 प्रकार से समझा जा सकता है: योजना यानी प्लानिंग, आयोजन यानी ऑर्गेनाइजिंग, निर्देशन यानी डायरेक्शन,
नियंत्रण यानी कंट्रोल। अगला टॉपिक है हेल्थ केयर एंड वेलनेस। WHO के अनुसार पूरे जीवन में व्यापक बढ़ावा देने वाली सुरक्षात्मक, निवारक, उपचारात्मक, पुनर्वसन संबंधी देखभाल के माध्यम से लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना हेल्थ केयर एंड वेलनेस है। इसमें मुख्य गतिविधियां हैं कार्मिकों की भर्ती, नियोजन की नीति, मार्केटिंग, वित्त एवं लेखांकन, जनसंपर्क और मानव संसाधन। इसमें अनेक प्रकार की सुविधाएं और सेवाएं दी जाती हैं, जैसे चिकित्सीय परामर्श, नर्सिंग सुविधा, फार्मा की सुविधा, डायग्नोस्टिक सुविधाएं और आपातकालीन सेवाएं। अगला टॉपिक है पर्यटन एवं आतिथ्य प्रबंधन। पर्यटन प्रबंधन उन गतिविधियों का एक विशाल क्षेत्र है जिसमें पर्यटकों के आकर्षण के स्थानों पर पर्यटकों के लिए रहने की व्यवस्था करना और उनके मनोरंजन का भी समुचित व्यवस्था करना। आतिथ्य प्रबंधन अतिथि तथा आतिथ्य मेजबान के बीच का संबंध है। यह सत्कारशीलता का कार्य एवं व्यवहार है जिसमें अतिथियों का उदारता पूर्वक और मित्रता पूर्ण स्वागत करना, उनका मनोरंजन करना, उन्हें शिष्टता पूर्ण सेवाएं प्रदान करना सम्मिलित है। पर्यटन प्रबंधन और आतिथ्य प्रबंधन में संबंध। आतिथ्य और पर्यटन प्रबंधन इस उद्योग के अभिन्न हिस्से हैं, जहां आतिथ्य प्रबंधन में होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट, पब और बार में पर्यटकों का आवास जैसी सुविधाओं का ख्याल रखा जाता है। वहीं पर्यटन गतिविधियों में पर्यटन के स्थानों के बारे में जानकारी से लेकर कन्वीनियंस तक सब कुछ शामिल है। पर्यटन प्रबंधन में रेल, बस, हवाई जहाज की टिकटिंग शामिल है, होटल, रेस्टोरेंट की टिकटिंग शामिल है, पर्यटन स्थलों की टिकटिंग शामिल है, पर्यटन पुलिस द्वारा पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना होता है। वहीं आतिथ्य प्रबंधन में पर्यटन प्रबंधन के अलावा उनको होटल, स्वच्छ खाना और अच्छा आवास उपलब्ध करवाना होता है। पब एवं बार में अच्छी सेवाएं देनी होती है। पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों के साथ अच्छा व्यवहार करना होता है। साथ ही इवेंट मैनेजमेंट भी आतिथ्य प्रबंधन में आता है। चुनौतियों और समाधान क्या है? पर्यटक जब भी किसी देश में भ्रमण के लिए जाते हैं तो उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो उन्हें अच्छे पर्यटन स्थल की जानकारी नहीं होती है। दूसरा, उस पर्यटक स्थल पर पहुंचने के लिए परिवहन संसाधनों का अभाव होता है। इसके अलावा अगर पर्यटक वहां पहुंच भी जाता है तो उचित कीमत पर होटल नहीं मिलते, होटल में सुविधाओं का अभाव रहता है, अच्छा खाना तक पर्यटकों को नहीं मिल पाता। इसके अतिरिक्त होटल कर्मचारी, स्थानीय लोग, पुलिस का व्यवहार भी पर्यटकों के प्रति अच्छा नहीं है। कई पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं भी होती रहती हैं। इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए ही पर्यटन एवं आतिथ्य प्रबंधन करना होता है।